लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी वफा का खंजर। वाचन समीर गोस्वामी का है। जयगढ़ और विजयगढ़ दो बहुत ही हरे भरे सुसंस्कृत दूर दूर तक फैले हुए मजबूत राज्य थे। दोनों ही में विद्या और कला खूब उन्नत थी। दोनों का धर्म एक, रस्म रिवाज एक, दर्शन एक, तरक्की का उसूल एक, जीवन मानदंड एक और जबान में भी नाम मात्र का ही अंतर था। जयगढ़ के कवियों की कविताओं पर विजयगढ़ वाले सर धुनते और विजयगढ़ी दार्शनिकों के विचार जयगढ़ के लिए धर्म की तरह थे। जयगढ़ी सुंदरियों से विजयगढ़ के घर बार रोशन होते थे और विजयगढ़ की देवियां जयगढ़ में पूजती थीं। तब भी दोनों राज्यों में ठनी ही रहती थी, बल्कि आपसी फूट और ईर्ष्या द्वेष का बाजार बुरी तरह गर्म रहता और दोनों ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खंजर उठाए थे। जयगढ़ में अगर कोई देश को सुधार किया जाता तो विजयगढ़ में शोर मच जाता कि हमारी जिंदगी खतरे में है। इसी तरह विजयगढ़ में कोई व्यापारिक उन्नति दिखाई देती तो जयगढ़ में शोर मच जाता था। जयगढ़ अगर रेलवे की कोई नई शाख निकालता तो विजयगढ़ उसे अपने लिए काला सांप समझता, और विजयगढ़ में कोई नया जहाज तैयार होता तो जयगढ़ को वो खून पीने वाला घड़ियाल नजर आता था। अगर ये बदगुमानियां अनपढ़ या साधारण लोगों में पैदा होती तो एक बात थी। मजे की बात यह थी कि ये राग द्वेष विद्या और जागृति, वैभव और प्रताप की धरती में पैदा होता था। अशिक्षा और जड़ता की जमीन उनके लिए ठीक न थी। खास सोच विचार और नियम व्यवस्था के उपजाऊ क्षेत्र में तो इस बीज का बढ़ना कल्पना की शक्ति को भी मात कर देता था। नन्हा सा बीज पलक मारते भर में ऊंचा पूरा दरख्त हो जाता था। कूचे और बाजारों में रोने पीटने की सदाएं गूंजने लगती। देश की समस्याओं में एक भूचाल सा आ जाता। अखबारों के दिल जलाने वाले शब्द राज्य में हलचल मचा देते। कहीं से आवाज आ जाती, जयगढ़, प्यारे जयगढ़ पवित्र के लिए ये कठिन परीक्षा का अवसर है। दुश्मन ने जो शिक्षा की व्यवस्था तैयार की है वो हमारे लिए मृत्यु का संदेश है। अब जरूरत और बहुत सख्त जरूरत है कि हम हिम्मत बांधें और साबित कर दें कि जयगढ़, हमारे जयगढ़ इन हमलों से अपनी प्राण रक्षा कर सकता है। नहीं, उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अगर हम इस वक्त न जागे तो जयगढ़, प्यारा जयगढ़, हस्ती के पर्दे से हमेशा के लिए मिट जाएगा और इतिहास भी उसे भुला देगा। दूसरी तरफ से आवाज आती, विजयगढ़ के बेखबर सोने वालों, हमारे मेहरबान पड़ोसियों ने अपने अखबारों की जबान बंद करने के लिए जो नए कायदे लागू किए हैं उन पर नाराजगी का इजहार करना हमारा फर्ज है। उनकी मंशा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वहां के मामलों से हमको बेखबर रखा जाए और इस अंधेरे के पर्दे में हमारे ऊपर धावे किए जाएं, हमारे गलों पर फेरने के लिए नए नए हथियार तैयार किए जाएं और आखिरकार हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए। लेकिन हम अपने दोस्तों को जता देना अपना फर्ज समझते हैं कि अगर उन्हें शरारत के हथियारों की ईजाद के कमाल हैं तो हम भी उनकी काट करने में कमाल हैं। अगर शैतान उनका मददगार है तो हमको भी ईश्वर की सहायता प्राप्त है, और अगर अब तक हमारे दोस्तों को मालूम नहीं है तो अब होना चाहिए कि ईश्वर की सहायता हमेशा शैतान को दबा देती है। जयगढ़ बाकमाल कलावंतों का अखाड़ा था। शीरीबाई इस अखाड़े की सब्ज परी थी। उसकी कला की दूर दूर तक ख्याति थी। वो संगीत की रानी थी जिसकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े नामवर आकर सिर झुकाते थे। चारों तरफ विजय का डंका बजाकर उसने विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया, जिससे अब तक उसे अपनी प्रशंसा का कर न मिला था। उसके आते ही विजयगढ़ में एक इंकलाब सा हो गया। राग द्वेष और अनुचित गर्व हवा से उड़ने वाली सूखी पत्तियों की तरह तितर बितर हो गए। सौंदर्य और राग के बाजार में धूल उड़ने लगी। थिएटरों और नृत्यशालाओं में वीरानी छा गई। ऐसा मालूम होता था जैसे सारी सृष्टि पर जादू छा गया है। शाम होते ही विजयगढ़ के धनी धोरी, जवान बूढ़े शीरीबाई की मजलिस की तरफ दौड़ते थे। सारा देश शीरी की भक्ति के नशे में डूब गया। विजयगढ़ के सचेत क्षेत्रों में देशवासियों के इस पागलपन से एक बेचैनी की हालत पैदा हुई। सिर्फ यही नहीं कि उनके देश की दौलत बर्बाद हो रही थी,
बल्कि उनका राष्ट्रीय अभिमान और तेज भी धूल में मिल जाता था। जयगढ़ की एक मामूली नाचने वाली, चाहे वो कितनी ही मीठी अदाओं वाली क्यों न हो, विजयगढ़ के मनोरंजन का केंद्र बन जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय था। आपस में मशवरे हुए और देश के पुरोहितों की तरफ से देश के मंत्रियों की सेवा में इस खास उद्देश्य से एक शिष्टमंडल उपस्थित हुआ। विजयगढ़ के आमोद प्रमोद के कर्ताओं की ओर से भी आवेदन पत्र पेश होने लगे। अखबारों ने राष्ट्रीय अपमान और दुर्भाग्य के तराने छेड़े। साधारण लोगों के हलकों में सवालों की बौछार होने लगी, यहां तक कि वजीर मजबूर हो गए। शीरीबाई के नाम शाही फरमान पहुंचा, चूंकि तुम्हारे रहने से देश में उपद्रव होने की आशंका है, इसलिए तुम फौरन विजयगढ़ से चली जाओ। मगर यह हुक्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आपसी इकरारनामे और सभ्यता के नियमों के सरासर खिलाफ था। जयगढ़ के राजदूत ने, जो विजयगढ़ में नियुक्त था, इस आदेश पर आपत्ति की और शीरीबाई ने आखिरकार उसको मानने से इनकार किया, क्योंकि इससे उसकी आजादी और खुददारी और उसके देश के अधिकारों और अभिमान पर चोट लगती थी। जयगढ़ के कूचे और बाजार खामोश थे, सैर की जगहें खाली, तफरीह और तमाशे बंद। शाही महल के लंबे चौड़े सहने और जनता के हरे भरे मैदानों में आदमियों की भीड़ थी, मगर उनकी जबानें बंद थीं और आंखें लाल। चेहरे का भाव कठोर और शुद्ध, त्योरियां चढ़ी हुई, माथे पर शिकन, उमड़ी हुई काली घटा थी, डरावनी, खामोश और बाढ़ को अपने दामन में छिपाए हुए। मगर आम लोगों में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था। कोई सुलह का हामी था, कोई लड़ाई की मांग करता था, कोई समझौते की सलाह देता था, कोई कहता था कि छानबीन करने के लिए कमीशन बैठाओ। मामला नाजुक था, मौका तंग, तो भी आपसी बहस, मुबाहसों, बदगुमानियों और एक दूसरे पर हमलों का बाजार गर्म था। आधी रात गुजर गई, मगर कोई फैसला न हो सका। पूंजी की संगठित शक्ति, उसकी पहुंच और रौबदाब फैसले की जबान बंद किए हुए थे। 3 पहर रात जा चुकी थी। हवा नींद से मतवाली होकर अंगड़ाइयां ले रही थी और दरख्तों की आंख झपकती थी। आकाश के दीपक भी झलमलाने लगे थे। दरबारी कभी दीवारों की तरफ ताकते थे, कभी छत की तरफ, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। अचानक बाहर से आवाज आई, युद्ध युद्ध। सारा शहर इस बुलंद नारे से गूंज उठा। दीवारों ने अपनी खामोश जबान से जवाब दिया, युद्ध युद्ध। यह अदृष्ट से आने वाली एक पुकार थी, जिसने उस ठहराव में हरकत पैदा कर दी। अब ठहरी हुई चीजों में खलबली सी मच गई। दरबारी गोया गफलत की नींद से चौंक पड़े, जैसे कोई भूली हुई बात याद आती ही उछल पड़े। युद्ध मंत्री सैयद अस्करी ने फरमाया, क्या अब भी लोगों को लड़ाई का ऐलान करने में हिचकिचाहट है? आम लोगों की जबान, खुदा का हुक्म और उसकी पुकार अभी आपके कानों में आई। उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। हमने आज इस लंबी बैठक में यह साबित किया है कि हम जबान के धनी हैं, पर जबान तलवार है, ढाल नहीं। हमें इस वक्त ढाल की जरूरत है। आइए हम अपने सीनों को ढाल बना लें और साबित कर दें कि हम में अभी वो जौहर बाकी है जिसने हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन किया। कौमी गैरत जिंदगी की रूह है। वो नफ़े और नुकसान से ऊपर है। वो हुंडी और रोकड़, वसूल और बाकी, तेजी और मंदी की पाबंदियों से आज़ाद है। सारी खानों की छिपी हुई दौलत, सारी दुनिया की मंडियां, सारी दुनिया के उद्योग धंधे उसके पासंग हैं। उसे बचाइए, वरना आपका सारा निजाम तितर बितर हो जाएगा, शीरजा बिखर जाएगा, आप मिट जाएंगे। पैसे वालों से हमारा सवाल है कि अब भी आपको जंग के मामले में हिचकिचाहट है? बाहर से सैकड़ों की आवाजें आईं, जंग जंग। एक सेठ साहब ने फरमाया, आप जंग के लिए तैयार हैं? अस्करी, हमेशा से ज्यादा। ख्वाजा साहब, आपको फतेह का यकीन है? अस्करी, पूरा यकीन है। दूर पास जंग जंग की गरजती हुई आवाजों का तांता बंध गया कि जैसे हिमालय की किसी अथाह खड्ड से हथौड़ों की झनकार आ रही हो। शहर कांप उठा, जमीन थर्राने लगी, हथियार बटने लगे। दरबारियों ने एक मत लड़ाई का फैसला किया। गैरत जो कुछ न कर सकती थी, वो आवाम के बारे ने कर दिखाया। आज से 30 साल पहले एक जबरदस्त इंकलाब ने जयगढ़ को हिला डाला था। वर्षों तक आपसी लड़ाइयों का दौर रहा।
हजारों खानदान मिट गए, सैकड़ों कस्बे वीरान हो गए। बाप बेटे के खून का प्यासा था, भाई भाई की जान का ग्राहक। जब आखिरकार आजादी की फतेह हुई तो उसने ताज के फिदाइयों को चुन चुन कर मारा। मुल्क के कैद खाने देशभक्तों से भर उठे। उन्हीं जावाजों में एक मिर्जा मंसूर भी था। उसे कन्नौज के किले में कैद किया गया, जिसके 3 तरफ ऊंची दीवारें थीं और एक तरफ गंगा नदी। मंसूर को सारे दिन हथौड़े चलाने पड़ते। सिर्फ शाम को आध घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। उस वक्त मंसूर गंगा किनारे आ बैठता और देश भाइयों की हालत पर रोता। वो सारी राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था जो उसके विचार में राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग थी, इस हंगामे की बाढ़ में नष्ट हो रही थी। वो एक ठंडी आह भरकर कहता, जयगढ़, अब तेरा खुदा ही रखवाला है। तूने खाक को अक्सीर बनाया और अक्सीर को खाक। तूने खानदान की इज्जत को, अदब और इखलाक को, इल्म और कमाल को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अब तेरी बागडोर तेरे हाथ में नहीं है। चरवाहे तेरे रखवाले और बनिए तेरे दरबारी हैं। मगर देख लेना, ये हवा है और चरवाहे और साहूकार एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। धन और वैभव अपना ढंग न छोड़ेगा, हुकूमत अपना रंग न बदलेगी। लोग चाहे जाएं, लेकिन निजाम वही रहेगा। ये तेरे नए शुभचिंतक जो इस वक्त विनय और सत्य और न्याय की मूर्तियां बने हुए हैं, एक दिन वैभव के नशे में मतवाले होंगे। उनकी शक्तियां ताज की शक्तियों से कहीं ज्यादा सख्त होंगी और उनके जुल्म कहीं इससे ज्यादा तेज। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए मंसूर को अपने वतन की याद आ जाती। घर का नक्शा आंखों के सामने खिंच जाता। मासूम बच्चे अस्करी की प्यारी प्यारी सूरत आंखों में फिर जाती, जिसे तकदीर ने मां के लाड़ प्यार से वंचित कर दिया था। तब मंसूर एक ठंडी आह भरकर खड़ा होता और अपने बेटे से मिलने की पागल इच्छा में उसका जी चाहता कि गंगा में कूदकर पार निकल जाऊं। धीरे धीरे इस इच्छा ने इरादे की सूरत अख्तियार की। गंगा उमड़ी हुई थी, ओर छोर का कहीं पता न था। तेज और गरजती हुई लहरें दौड़ते हुए पहाड़ों के समान थी। पाट देखकर सर में चक्कर सा आ जाता था। मंसूर ने सोचा, नहीं, उतरने दूं। लेकिन नदी उतरने के बदले भयानक रोग की तरह बढ़ती जाती थी। यहां तक कि मंसूर को फिर धीरज न रहा। एक दिन वो रात को उठा और उस पुरशोर लहरों से भरे हुए अंधेरे में कूद पड़ा। मंसूर सारी रात लहरों के साथ लड़ता भिड़ता रहा, जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया तूफान में थपेड़े खा रही हो। कभी उसकी गोद में छिपा हुआ, कभी एक रेले में 10 कदम आगे, कभी एक धक्के में 10 कदम पीछे। जिंदगी की लिखावट की जिंदा मिसाल। जब वो नदी के पार हुआ तो एक बेजान लाश था। सिर्फ सांस बाकी थी और सांस के साथ मिलने की इच्छा। इसके तीसरे दिन मंसूर विजयगढ़ जा पहुंचा। एक गोद में अस्करी था और दूसरे हाथ में गरीबी का छोटा सा एक बुकचा। वहां उसने अपना नाम मिर्जा जलाल बताया। हुलिया भी बदल लिया था। हट्टा कट्टा सजीला जवान था। चेहरे पर शराफत और कुलीनता की कांति झलकती थी। नौकरी के लिए किसी और सिफारिश की जरूरत न थी। सिपाहियों में दाखिल हो गया और 5 ही साल में अपनी खिदमतों और भरोसे की बदौलत मंदौर के सरहदी पहाड़ी किले का सूबेदार बना दिया गया। लेकिन मिर्जा जलाल को वतन की याद हमेशा सताया करती। वो अस्करी को गोद में ले लेता और कोट पर चढ़कर उसे जयगढ़ की वो मुस्कुराती हुई चारागाहें और मतवाले झरने और सुथरी बस्तियां दिखाता, जिनके कंगूरे किले से नजर आते। उस वक्त बेअख्तियार उसके जिगर से सर्द आह निकल जाती और आंखें डबडबा आती। वो अस्करी को गले लगा लेता और कहता, बेटा, वो तुम्हारा देश है, वही तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का घोंसला है। तुमसे हो सके तो उसके एक कोने में बैठे हुए अपनी उम्र खत्म कर देना, मगर उसकी आन में कभी बट्टा न लगाना। कभी उससे दया मत करना, क्योंकि तुम उसी की मिट्टी और पानी से पैदा हुए हो और तुम्हारे बुजुर्गों की पाक रूहें अब भी वहां मंडला रही हैं। इस तरह बचपने से ही अस्करी के दिल में देश की सेवा और प्रेम अंकित हो गया था। वो जवान हुआ तो जयगढ़ पर जान देता था। उसकी शान शौकत पर निसार, उसकी रौब-दाब की माला जपने वाला, उसकी बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार, उसके झंडे को नई अछूती धरती में गाड़ने का इच्छुक 20 साल का सजीला जवान था। इरादा मजबूत, हौसले बुलंद, हिम्मत बड़ी, फौलादी जिस्म।
आकर जयगढ़ की फौज में दाखिल हो गया और इस वक्त जयगढ़ की फौज का चमकता सूरज बन गया था। जयगढ़ ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर 24 घंटों के अंदर शीरी बाई जयगढ़ न पहुंची तो उसकी आगबानी के लिए जयगढ़ की फौज रवाना होगी। विजयगढ़ ने जवाब दिया, जयगढ़ की फौज आए, हम उसकी आगवानी के लिए हाजिर हैं। शीरी बाई जब तक यहां की अदालत से हुक्म उदूली की सजा न पाले वो रिहा नहीं हो सकती और जयगढ़ को हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। अस्करी ने मुंह मांगी मुराद पाई। खुफिया तौर पर एक दूत मिर्जा जलाल के पास रवाना किया और खत में लिखा, आज विजयगढ़ से हमारी जंग छिड़ गई। अब खुदा ने चाहा तो दुनिया जयगढ़ की तलवार का लोहा मान जाएगी। मंसूर का बेटा अस्करी फतेह के दरबार का एक अदना दरबारी बन सकेगा और शायद मेरी वो दिली तमन्ना भी पूरी हो जाए जो हमेशा मेरी रूह को तड़पाया करती है। शायद मैं मिर्जा मंसूर को फिर जयगढ़ की रियासत में एक ऊंची जगह पर बैठे देख सकूं। हम मंदौर में न बोलेंगे और आप भी हमें न छेड़िएगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ ही पड़े तो आप मेरी ये मुहर जिस सिपाही या अफसर को दिखा देंगे वो आपकी इज्जत करेगा और आपको मेरे कैंप में पहुंचा देगा। मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़े तो उस जयगढ़ के लिए जो आपके लिए इतना प्यारा है और उस अस्करी की खातिर जो आपके जिगर का टुकड़ा है, आप थोड़ी सी तकलीफ से, मुमकिन है वो रूहानी तकलीफ हो, दरेग न फरमाएंगे। इसके तीसरे दिन जयगढ़ की फौज ने विजयगढ़ पर हमला किया और मंदौर से 5 मील के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। विजयगढ़ को अपने हवाई जहाजों, जहरीले गड्ढों और दूर तक मार करने वाली तोपों का घमंड था। जयगढ़ को अपनी फौज की बहादुरी, जीवट, समझदारी और बुद्धि का था। जयगढ़ की फौज नियम और अनुशासन की गुलाम थी। जयगढ़ वाले जिम्मेदारी और तमीज के कायल। 1 महीने तक दिन रात मार काट के मार के होते रहे। हमेशा आग और गोलों और जहरीली हवाओं का तूफान उठा रहता। इंसान थक जाता था पर कलें अथक थी। जयगढ़ियों के हौसले पस्त हो गए, बार बार हार पर हार खाई। अस्करी को मालूम हुआ कि जिम्मेदारी फतेह में चाहे करिश्मे कर दिखाए पर शिकस्त में मैदान हुक्म की पाबंदी ही के साथ रहता है। जयगढ़ के अखबारों ने हमले शुरू किए। अस्करी सारी कौम की लानत मलामत का निशाना बन गया। वही अस्करी जिस पर जयगढ़ फिदा होता था सबकी नजरों का कांटा हो गया। अनाथ बच्चों के आंसू, विधवाओं की आहें, घायलों की चीख पुकार, व्यापारियों की तबाही, राष्ट्र का अपमान, इन सब का कारण वही एक व्यक्ति अस्करी था। कौम की अगुवाई सोने की राज सिंहासन भले ही हो पर फूलों की सेज वो हरगिज नहीं। जब जयगढ़ की जान बचने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी कि किसी तरह विरोधी सेना का संबंध मंदौर के किले से काट दिया जाए जो लड़ाई और रसद के सामान और यातायात के साधनों का केंद्र था। लड़ाई कठिन थी, बहुत खतरनाक। सफलता की आशा बहुत कम, असफलता की आशा जी पर भारी। कामयाबी अगर सूखे धान का पानी थी तो नाकामी उसकी आग, मगर छुटकारे की और कोई दूसरी तस्वीर न थी। अस्करी ने मिर्जा जलाल को लिखा, प्यारे अब्बा जान, अपने पिछले खत में मैंने जिस जरूरत का इशारा किया था बदकिस्मती से वो जरूरत आ पड़ी। आपका प्यारा जयगढ़ भेड़ियों के पंजे में फंसा हुआ है और आपका प्यारा अस्करी नाउम्मीदों के भंवर में। दोनों आपकी तरफ आस लगाए ताक रहे हैं। आज हमारी आखिरी कोशिश, हम मुखालिफ फौज को मंदौर के किले से अलग करना चाहते हैं। आधी रात के बाद यहां मार्का शुरू होगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अगर हम सर हथेली पर लेकर किले के सामने तक पहुंच सकें तो हमें लोहे के दरवाजे से सर टकराकर वापस न होना पड़े, वरना आप अपनी कौम की इज्जत और अपने बेटे की लाश को उसी जगह पर तड़पते देखेंगे और जयगढ़ आपको कभी मुआफ न करेगा। उससे कितनी ही तकलीफें क्यों न पहुंची हों, मगर उसके हकों से सुबुक दोष नहीं हो सकते। शाम हो चुकी थी। मैदान जंग ऐसा नजर आता था जैसे जंगल जल गया हो। विजयगढ़ी फौज एक खूंरेज मार्के के बाद खंदकों में आ रही थी। घायल मंदौर के किले के अस्पताल पहुंचाए जा रहे थे। तोपें थक कर चुप हो गई थीं और बंदूकें जरा दम ले रही थीं। उसी वक्त जयगढ़ी फौज का एक अफसर विजयगढ़ी वर्दी पहने हुए अस्करी के खेमे से निकला।
थकी हुई तोपें, सर झुकाए हवाई जहाज, घोड़ों की लाशें, औंधी पड़ी हुई हवा गाड़ियां और सजी मगर टूटे फूटे किले उसके लिए पर्दे का काम करने लगे। उसकी आड़ में छिपता हुआ वो विजयगढ़ी घायलों की कतार में जा पहुंचा और चुपचाप जमीन पर लेट गया। आधी रात गुजर चुकी थी। मंदौर या किलेदार मिर्जा जलाल किले की दीवार पर बैठा हुआ मैदानी जंग का तमाशा देख रहा था और सोचता था कि अस्करी को मुझे ऐसा खत लिखने की हिम्मत क्यों कर हुई। उसे समझना चाहिए था कि जिस शख्स ने अपने उसूलों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, देश से निकाला गया और गुलामी का तौक गर्दन में डाला, वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ऐसा कोई काम न करेगा जिससे उसको बट्टा लगे, अपने उसूलों को न तोड़ेगा। खुदा के दरबार में वतन और वतन वाले और बेटा एक भी साथ न देगा। अपने बुरे भले की सजा या इनाम आप ही भुगतना पड़ेगा। हिसाब के रोज उसे कोई बचा न सकेगा। तौबा, जयगढ़ियों से फिर वही बेवकूफी हुई। खामोखां गोलेबारी से दुश्मनों को खबर देने की क्या जरूरत थी। अब इधर से भी जवाब दिया जाएगा और हजारों जानें जाया होंगी। रात के अचानक हमले के माने तो यह है कि दुश्मन सर पर आ जाए और कान खबर न हो, चौतरफा खलबली पड़ जाए। माना कि मौजूद हालत में अपनी हरकतों को पोशीदा रखना शायद मुश्किल है, इसका इलाज अंधेरे के खंदक से करना चाहिए था, मगर आज शायद उनकी गोलेबारी मामूल से ज्यादा तेज है। विजयगढ़ की कतारों और तमाम मोर्चे बंदियों को चीरकर बजाहिर उनका यहां तक आना तो मुहाल मालूम होता था, लेकिन अगर मान लो आ ही जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले को तय क्यों ना कर लूं? खूब, इसमें तय करने की बात ही क्या है? मेरा रास्ता साफ है। मैं विजयगढ़ का नमक खाता हूं। जब मैं बेघरबार, परेशान और अपने देश से निकला हुआ था तो विजयगढ़ ने मुझे अपने दामन में पनाह दी और मेरी खिदमतों का मुनासिब लिहाज किया। उसकी बदौलत 30 साल तक मेरी जिंदगी नेक नामी और इज्जत से गुजरी। उसे दगा करना हद दर्जे की नमक हरामी है, ऐसा गुनाह जिसकी कोई सजा नहीं। वो ऊपर शोर हो रहा है, हवाई जहाज होंगे, वो गोला गिरा, मगर खैरियत हुई, नीचे कोई नहीं था। मगर क्या दगा हर एक हालत में गुनाह है? ऐसी हालतें भी तो हैं जब दगा वफा से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अपनी कौम के दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? कितने ही काम जो जाति हैसियत से ऐसे होते हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, कौमी हैसियत से नेक काम हो जाते हैं। वही बेगुनाह का खून जो जाति हैसियत से सख्त सजा के काबिल है, मजहबी हैसियत से शहादत का दर्जा पा जाता है और कौमी हैसियत से देश प्रेम का। कितनी बेरहमियां और जुल्म, कितनी दगाएं और चालबाजियां कौमी और मजहबी नुक्ते निगाह से सिर्फ ठीक ही नहीं, फर्जों में दाखिल हो जाती हैं। हाल की यूरोप की बड़ी लड़ाई में इसकी कितनी ही मिसालें मिल सकती हैं। दुनिया का इतिहास ऐसी दगाओं से भरा पड़ा है। इस नए दौर में भले और बुरे का जाती एहसास कौमी मसलहत के सामने कोई हकीकत नहीं रखता। कौमियत ने जात को मिटा दिया है। मुमकिन है यही खुदा की मंशा हो और उसके दरबार में भी हमारे कारनामे कौम की कसौटी ही पर परखे जाएं। ये मसला इतना आसान नहीं है जितना मैं समझता था। फिर आसमान में शोर हुआ, इतना, मगर शायद ये इधर के हवाई जहाज हैं। जयगढ़ वाले बड़े दमखम से लड़ रहे हैं, इधर वाले दबते नजर आते हैं। आज ये यकीनन मैदान उन्हीं के हाथ में रहेगा। जान पर खेले हुए हैं। जयगढ़ी वीरों की बहादुरी मायूसी ही में खूब खलती है। उनकी हार जीत से भी ज्यादा शानदार होती है। बेशक अस्करी दांव पेंच का उस्ताद है। किस खूबसूरती से अपनी फौज का रुख किले के दरवाजे की तरफ फेर दिया, मगर सख्त गलती कर रहे हैं। अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। सामने का मैदान दुश्मन के लिए खाली किए देते हैं। वो चाहे तो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक जयगढ़ की जमीन में दाखिल हो सकता है। जयगढ़ियों के लिए वापसी या तो गैर मुमकिन है या निहायत खतरनाक। किले का दरवाजा बहुत मजबूत है। दीवारों की संधियों से उन पर बेशुमार बंदूकों के निशाने पड़ेंगे। उनका इस आग में 1 घंटा भी ठहरना मुमकिन नहीं। क्या इतने देशवासियों की जानें सिर्फ एक उसूल पर, सिर्फ हिजाब के दिन के डर पर, अपने इखलाकी एहसान पर कुर्बान कर दूं? और महज जाने ही क्यों? इस फौज की तबाही जयगढ़ की तबाही है। कल जयगढ़ की पाक सरजमीन दुश्मन की जीत के नक्कारों से गूंज उठेगी।
मेरी माएं, बहनें और बेटियां हया को जलाकर खाक कर देने वाली हरकतों का शिकार होंगी। सारे मुल्क में कत्ल और तबाही के हंगामे बरपा होंगे। पुरानी अदावत और झगड़ों के शोले भड़केंगे। कब्रिस्तान में सोई हुई रूहें दुश्मनों के कदमों से पामाल होंगी। वो इमारतें जो हमारे पिछले बड़प्पन की जिंद निशानियां हैं, वो यादगारें जो हमारे बुजुर्गों की देन हैं, वो हमारे कारनामों के इतिहास, हमारे कमालों का खजाना और हमारी मेहनतों की रोशन गवाहियां हैं, जिनकी सजावट और खूबी को दुनिया की कौमें स्पर्धा की आंखों से देखती हैं, वो अर्ध बर्बर असभ्य लश्करियों का पड़ाव बनेंगे और उनके तबाही के जोश का शिकार। क्या अपनी कौम को उन तबाहियों का निशाना बनने दूं, महज इसलिए कि वफा का मेरा उसूल न टूटे? उफ, ये किले में जहरीली गैसें कहां से आ गईं? किसी जयगढ़ी जहाज की हरकत होगी। सर में चक्कर सा आ रहा है। यहां से कुमुक भेजी जा रही है। किले की दीवार के सुराखों में भी तोपें चढ़ाई जा रही हैं। जयगढ़ वाले किले के सामने आ गए। एक धावे में वो हुमायूं दरवाजे तक आ पहुंचेंगे। विजयगढ़ वाले इस बाढ़ को अब नहीं रोक सकते। जयगढ़ वालों के सामने कौन ठहर सकता है? या अल्लाह, किसी तरह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। कोई जयगढ़ी हवाबाज मुझसे जबरदस्ती कुंजी छीन लेता, मुझे मार डालता। आह, मेरे इतने अजीज हम वतन प्यारे भाई आन की आन में खाक में मिल जाएंगे और मैं बेबस हूं। हाथों में जंजीर है, पैरों में बेड़ियां, एक एक रोआ रस्सियों से जकड़ा हुआ है। क्यों ना इस जंजीर को तोड़ दूं, इन बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दूं और दरवाजे के दोनों बाजू अपने अजीज फतेह करने वालों की आगवानी के लिए खोल दूं। माना कि यह गुनाह है, पर यह मौका गुनाह से डरने का नहीं। जहन्नुम की आग उगलने वाले सांप और खून पीने वाले जानवर और लपकते हुए शोले मेरी रूह को जलाएं, तड़पाएं, कोई बात नहीं, मगर महज मेरी रूह की तबाही मेरी कौम और वतन को मौत के गड्ढे से बचा सके तो वो मुबारक है। विजयगढ़ ने ज्यादती की है। उसने महज जयगढ़ को जलील करने के लिए, सिर्फ उसको भड़काने के लिए शीरीबाई को शहर निकाले का हुक्म जारी किया, जो सरासर बेजा था। हाय अफसोस, मैंने उसी वक्त इस्तीफा न दे दिया और गुलामी की इस कैद से क्यों न निकल गया। हाय गजब, जयगढ़ी फौज खंदकों तक पहुंच गई। या खुदा, इन जाबाजों पर रहम कर, इनकी मदद कर। कलदार तोपों से कैसे गोले बरस रहे हैं, गोया आसमान के बेशुमार तारे टूट पड़ते हैं। अल्लाह की पनाह, हुमायूं दरवाजे पर गोलों की कैसी चोट पड़ रही है। कान के पर्दे फटे जाते हैं। काश दरवाजा टूट जाता। हाय मेरा अस्करी, मेरे जिगर का टुकड़ा, वो घोड़े पर सवार आ रहा है। कैसा बहादुर, कैसा जाबाज, कैसी पक्की हिम्मत वाला। आह, मुझ अभागे कल मुहे को मौत क्यों नहीं आ जाती? मेरे सर पर कोई गोला क्यों नहीं आ गिरता? हाय, जिस पौधे को अपने जिगर के खून से पाला, जो मेरी पतझड़ जैसी जिंदगी का सदाबहार फूल था, जो मेरी अंधेरी रात का चिराग, मेरी जिंदगी की उम्मीद, मेरी हस्ती का दारोमदार, मेरी आरजू की इंतहा था, वो मेरी आंखों के सामने आग के भंवर में पड़ा हुआ है और मैं हिल नहीं सकता। इस कातिल जंजीर को क्यों कर तोड़ दूं? इस बागी दिल को क्यों कर समझाऊं? मुझे मुंह में कालिख लगाना मंजूर है। मुझे जहन्नुम की मुसीबतें झेलना मंजूर है। मैं सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेने को तैयार हूं। सिर्फ इस वक्त मुझे गुनाही करने की, वफा के पैमाने को तोड़ने की, नमक हराम बनने की तौफीक दे। एक लम्हे के लिए मुझे शैतान के हवाले कर दे। मैं नमक हराम बनूंगा, दगाबाज बनूंगा, पर कौम फरश्त नहीं बन सकता। आह, जालिम सुरंगे उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सिपह सलार ने हुक्म दे दिया। वो 3 आदमी तहखाने की तरफ चले। जिगर कांप रहा है, जिस्म कांप रहा है। ये आखिरी मौका है, एक लम्हा और बस, फिर अंधेरा है और तबाही। हाय मेरे ये बेवफा हाथ पांव अब भी नहीं हिलते, जैसे इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। ये खून अब भी गर्म नहीं होता। आह, वो धमाके की आवाज हुई। खुदा की पनाह, जमीन कांप उठी। हाय अस्करी, अस्करी, रुखसत, मेरे प्यारे बेटे रुखसत। इस जालिम बेरहम बाप ने तुझे अपनी वफा पर कुर्बान कर दिया। मैं तेरा बाप न था, तेरा दुश्मन था। मैंने तेरे गले पर छुरी चलाई। अब धुआं साफ हो गया। आह, वो फौज कहाँ है जो सैलाब की तरह बढ़ती आती थी और इन दीवारों से टकरा रही थी? खंदकें लाशों से भरी हुई हैं, और वो जिसका मैं दुश्मन था, जिसका कातिल, वो बेटा मेरा दुलारा अस्करी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आता।
आह। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी वफा का खंजर। वाचन समीर गोस्वामी का था।